जाना है, क्योंकि जो है गाइस इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली शायद आपको एग्जाम में देखने को मिले, और साथ ही साथ इससे आपको पैटर्न तो पता चलेगा ही, जिससे कि आप जो है एग्जाम में फटाफट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तरीका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सेक्शन ए में आएंगे 24 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से करना होगा कोई 20 ही, 20 से ज्यादा नहीं करने हैं। सेक्शन बी में 22 होंगे, जिसमें से 18 करोगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन करना है। सेक्शन डी के अंदर 2 ही मैप के क्वेश्चन होंगे और दोनों के दोनों आपको करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सैंपल पेपर, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी कैसे न कैसे पूछे जाते थे, बस उसको अब इस बार एमसीक्यू की फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है ना। तो उसी को लेकर गाइस मैंने ना जो टॉप 200 की सीरीज डाली है, उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, और वो सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंसेंगे। इसलिए आप उस वीडियो को तो बिल्कुल मत करना। और बाकी हम इस वाले को भी डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि जो है आप एक तरीके से आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी थी, बर्न में बनी थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे कौन? जेसेपे मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है एक्ट ऑफ यूनियन जब 1707 में आया तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट सामने देखने को मिला? तो उसके बाद क्या हुआ? जो ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेरिन को लेकर आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप मुझे बताना है। तो ये क्या था? इट वाज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिया जो है ना 3 वॉर से गुजरा, और जब वो युद्ध खत्म हुआ और जब जीत हुई तब जाकर जो है यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। तो वो 3 जो है वॉर किस किस कंट्री के साथ हुए थे? तो वो हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जिससे मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने डिमांड किया था फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप? तो दैट वाज लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर द क्रॉप एंड द एरियाज वेयर दे ग्रो इन। आपको बताना है कि कौन सा वाला क्रॉप कौन से एरिया में होता है। ग्राउंडनट असम में होता है क्या? नहीं, असम तो चाय के लिए फेमस है। अब देखिए, टी फॉर गुजरात, अब गलत कर दिया इन दोनों स्टेटमेंट को, जानबूझ के इन लोगों ने गलत कर दिया। कॉफी कर्नाटका में होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। शुगर केन से छत्तीसगढ़ का कोई संपर्क नहीं है। शुगर केन सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, एक 5 साल तक अगर अनकल्टिवेटेड छोड़ दो तो उसे क्या बोला जाता है? फैलो लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से जो कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 के अंदर, जिसके अंदर सारी कंट्री ने डिस्कस किया था ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो वो क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ था। सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हर बार ही आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर निकलते हैं और टूरिज्म होता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है? वो क्या है? माउंटेन्स है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन एक्टिविटी जिसने लैंड डिग्रेडेशन में सबसे ज्यादा जो है अपना महत्व मतलब कि अपना योगदान दिया है? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटी डिफोरेस्टेशन, वनों की कितनी कटाई हुई है, चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर लकड़ी की जरूरत थी तो भी पेड़ों की कटाई कर दी है, जिससे जो है अच्छा खासा जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने की मेजोरिटेरिज्म की पॉलिसी को अपनाया? तो दैट वाज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है अपनाने के पीछे मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ना अलग अलग ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में, वो खत्म हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी ना बेल्जियम में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो क्या कौन सी है? जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज है ना थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, उस तरीके से बेल्जियम में जो है ना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जिसमें कि एक कम्युनिटी के ही लोग अपनी कम्युनिटी की सरकार को बनाते हैं, फिर वो सरकार उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही काम करती है। तो सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक कंट्री एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है यूएसए। बाकी सारे के सारे ये होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन? इसके जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन है उनको सेम लेवल पर प्लेस कर दिया जाता है, फिर उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं रहता। जबकि वर्टिकल जब होता है तो फिर वो ऊपर नीचे का मामला आ जाता है कि सेंट्रल को, फिर स्टेट को, फिर ये नीचे पंचायती वाले को। ठीक है ना।
नेक्स्ट है, इन इंडिया फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट, मतलब कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे या फिर लिस्ट है जिस पर कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर है कि उस पर वो कानून बनाने का काम कर सकती है, तो वो कंकरेंट लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेट है जिसको स्पेशल पावर मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 371A। जैसे कश्मीर को मिला हुआ था स्पेशल पावर धारा 370 से, उसको खत्म कर दिया गया, तो उसी तरीके से नागालैंड को धारा 371 के तहत जो है कुछ स्पेशल पावर मिले हुए हैं, तो अब इसको आपको याद रखना है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का, तो प्राइमरी सेक्टर जमीन से जुड़ा हुआ जो है फार्मिंग हो गया। इनमें से कौन सा जो है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 और उससे ज्यादा एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उसका जब हम प्रोपोर्शन देखते हैं तो उससे क्या पता चलता है, उससे लिटरेसी रेट पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज इनकम के लिए करेक्ट मीनिंग क्या है। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है, और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो निकल जाता है। इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती कौन है, यूएनडीपी पब्लिश करती है हर साल, और इसके लिए 3 चीज को देखती है, एक इनकम हो गया, दूसरा हेल्थ हो गया, तीसरा जो है एजुकेशन हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। जो है इस स्टेटमेंट को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। वाला मैटर हो जाएगा ठीक। इनमें से कौन सा है जो एग्जांपल है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक इंजीनियर जो कि सारे उसको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। बाकी इन तीनों को तो बिल्कुल कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं, इनका तो कुछ नहीं पता, ना जॉब सिक्योरिटी पता, ना काम के घंटे पता, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसके अंदर 100 दिन की लोगों को रोजगार की गारंटी होती है। अगर गवर्नमेंट वो रोजगार ना दे तो गवर्नमेंट उन्हें क्या देती है, तो जितने जितने भी ये 100 दिन की गारंटी है ना उसके लिए उसको पूरा का पूरा पेमेंट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि 1/3 दे दिया, ये जो भी उसको पूरा देना पड़ेगा उस 100 दिन का जो है जितना भी वेज होगा। अब ये देखिए इन्होंने कहा कि अब आपको इसको इमेज को देख के बताना है कि ये क्या है। देखते ही आपको पता चल रहा होगा, तो थोड़ा अगर डाउट होगा तो सोचोगे मारियाना की जर्मेनिया है, पर ये वाला जो इमेज है वो किसका है, जर्मन का है, तो जर्मेनिया है, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा पर्शियन किंग था जिसने की आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्शियन किंग। अच्छा, ये तो वो क्वेश्चन है जो कि मतलब विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट होंगे जो कि उस इमेज को नहीं देख पाएंगे, तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बाल्कन नेशनलिज्म को लेकर। तो बाल्कन एरिया आपको पता है सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा था, उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इसमें से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। और ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला आपका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेवर्स थे सिलेसिया के अंदर उन्होंने विद्रोह किया था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। उसके पीछे का क्या रीजन था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनकी बकाया जो पेमेंट है उसको देने से मना कर रहे थे, नहीं दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया था कि पार्लियामेंट ने क्या किया, जो मोनार्की से सारे पावर लेकर जो है पार्लियामेंट ने अपने पास रख लिए, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था नेशन स्टेट का ब्रिटेन के अंदर। अब यहाँ पर एक आपको हिंट दिया है, क्लूज दिए हैं, उससे पता करना है कि यहाँ पे किस मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी मिट्टी जो कि हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में होती है, ये एक ही हिंट से पता चल गया हमारा कौन सा है, लेटेराइट सॉइल। टाइडल एनर्जी को आप इसमें से किस में डालोगे, टाइडल एनर्जी वो एनर्जी जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि टाइड तो आता ही रहता है फिक्स टाइम में, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है आपका हमारा पावर शेयरिंग जो है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट ग्रुप के बीच में शांति बनाने का काम करता है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी तो बनाता ही है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे 3 स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट है, जो हमारे यहाँ जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। तो जुडिशरी जो है ना, जितनी भी फेडरलिज्म कंट्री है, फेडरलिस्ट कंट्री है, फेडरल नेशन है, वहां पर जो है ना कोर्ट को ही पावर दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंतिम रूप से इंटरप्रेट वही करेगी जुडिशरी, जो कि एक आप ये कह सकते हो कि फीचर है ऑफ द फेडरलिज्म।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन को लेकर है कि असर्शन में बोला कि श्रीलंका ने सिन्हाला को अडॉप्ट किया था ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात हम सभी जानते हैं, तो ये असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन में क्या बोला कि जो गवर्नमेंट थी ना श्रीलंका की, वो चाहती थी कि उनका खुद का कल्चर, खुद की लैंग्वेज, खुद का रिलीजन जो है ना वो आगे बढ़े। तो और इसीलिए तो ये उन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को माना था। तो स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और साथ ही में इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इस वजह से जो है हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा हुआ है कि आप बताओ कि क्या, कौन सा वाला किस वाले लिस्ट के अंदर है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, डिफेंस वाला जो मामला है, डिफेंस वाला जो मामला है वो हमारा कौन सा लिस्ट के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाद में आया, रेजिडरी सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। अब ये जो पुलिस वाला मैटर है, तो पुलिस वाला मैटर क्या स्टेट लिस्ट में आता है, और एजुकेशन वाला मामला जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पता चल गया। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। अब एक अनीता नाम की लड़की है जो कि एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो कितनी लैंग्वेज जो है हमारे 8 शेड्यूल में हमारे मेंशन है, जिसको जो जिसमें वो एग्जाम दे सकती है। तो हमारे बेसिकली हमसे ये चाहते हैं कि 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है। तो 8 शेड्यूल में एक तो हिंदी है और प्लस में 21 लैंग्वेज है, तो दोनों को मिलाकर कितने हुए 22, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अब गाइस इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पैसेज बेस्ड है या फिर केस स्टडी बेस्ड है। तो इसका मैं काम करती हूँ, इसका कर देती हूँ मैं पीडीएफ शेयर आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लो।